सेकंड चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है जैसे जो भी कॉस्ट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कोई प्रोडक्ट बनाने में जो भी कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसमें कॉस्ट आ जाती है लैंड की, लेबर की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जितनी भी कॉस्ट होगी किसी प्रोडक्ट को बनाने में तो उस कॉस्ट को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करें और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को माइनस करें तो हमारे पास आएगा बेसिक प्राइस। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? जो भी टैक्स पे करते हैं जहाँ प्रोडक्शन में, जैसे जो भी टैक्स होते हैं लैंड पे, बिल्डिंग्स पे, लेबर पे, या फिर और कोई असेट्स यूज़ होते हैं जो प्रोडक्शन में। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेसिक प्राइस, और बेसिक प्राइस में अगर हम ऐड करें प्रोडक्ट टैक्स और माइनस करें प्रोडक्ट सब्सिडीज़। प्रोडक्ट टैक्स जैसे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम में सबसे पहला आ गया जीडीपी। जीडीपी जो भी मार्केट वैल्यू होगी, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में, उसको हम बोलेंगे गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे जीडीपी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ जाता है? जैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, जैसे टेरिटोरियल वाटर, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स जो भी ऑपरेट किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज। और उसके साथ जो भी एम्बेसीज होती हैं अब्रॉड में, काउंसलेट्स होते हैं अब्रॉड में, ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाते हैं। उसके बाद दो टर्म्स हैं जैसे जीडीपी पोटेंशियल और जीडीपी गैप। जीडीपी पोटेंशियल हो गया जो भी हाईएस्ट, जो भी आउटपुट अटेन कर सकती है कोई भी इकॉनमी, उसको हम बोलते हैं जीडीपी पोटेंशियल। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसे लेबर, कैपिटल, इसको यूज़ करके जितनी भी हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की जा सकती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी पोटेंशियल। और जीडीपी गैप, जो भी डिफरेंस आ जाता है पोटेंशियल और रियल जीडीपी में, उसको बोलते हैं गैप। जो अचीव कर सकती थी, जो पोटेंशियल थी, और जो रियल एक्चुअल में उसने अचीव की है उसको बोलेंगे, उसमें जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं जीडीपी गैप। तो कैलकुलेट कैसे की जाती है जीडीपी? इसके तीन मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है जैसे सिग्जम, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सी में क्या आ जाता है? कंजम्पशन होती है जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। और इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे हम कोई भी परचेज़ करते हैं, न्यू कार, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और ऐसी चीज़ें। इसमें दोनों इंडियन प्रोडक्ट्स और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होंगे फॉरेन प्रोडक्ट, ये सारे काउंट किए जाते हैं। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये भी काउंट किए जाते हैं। उसके बाद इसमें काउंट क्या नहीं किया जाता है, जैसे सेकंड हैंड गुड्स या फिर जो न्यू हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि ये जो न्यू हाउसेस की कंस्ट्रक्शन होगी ये इन्वेस्टमेंट में हम काउंट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में जो दूसरा इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा? जो भी कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल। उसके बाद रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, जो वेजेस दी जाती हैं वर्कर्स को प्रोडक्शन के लिए, ये सारी इसमें। उसके बाद जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है वो भी इन्वेस्टमेंट में हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद जो सेविंग्स होती हैं बैंक्स में या फिर शेयर्स या फिर बॉन्ड्स,
ये सारी हम इसमें काउंट नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दी जाती है एज ए कैपिटल प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर परचेजेस में क्या क्या आता है, सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, प्रोक्योरमेंट जो फैंस कंप्यूटर सारी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सब्सिडीज़ यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में नहीं आती क्योंकि इनको काउंट किया जाता है प्राइवेट कंजम्पशन में। उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट होंगे उनको ऐड करना है और जो भी इंपोर्ट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बने होंगे ये सारे इसमें आ जाएंगे। इन सब को प्लस करके ऐड करके यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड करना है जो भी नेट ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो उसको बोल रहे हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट मार्केट प्राइस। हमारे पास जीडीपी आ गई, लेकिन ये जो जीडीपी होगी वो होगी करंट मार्केट प्राइस पे। अगर करंट मार्केट प्राइस से हमें कांस्टेंट मार्केट प्राइस के लिए निकालनी है तो उसके लिए बेस ईयर इफ़ेक्ट को देखा जाता है। बेस ईयर इफ़ेक्ट ऐसा ईयर होता है जिसमें प्राइस स्टेबल हो, और या फिर ऐसा होना चाहिए जो कैलकुलेटिंग ईयर है उससे 10 से 15 साल इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 2024 का हम जीडीपी एट करंट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम इसी साल की जो भी इन्फ्लेशन होगी, जो भी प्राइस होंगे उसको लेंगे। लेकिन अगर हम 2024 की जीडीपी निकाल रहे हैं एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस तो हम कोई ऐसा ईयर लेंगे जो नियर होगा कैलकुलेटिंग ईयर के, यानी 2024 के पास होगा, 10 या 15 साल इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो प्राइस है वो स्टेबल रहा हो। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है, जीडीपी जो भी प्रेजेंट ईयर में होगी उसको माइनस करना है जीडीपी जो प्रीवियस ईयर, और डिवाइड करना है जीडीपी प्रीवियस ईयर से इंटू 100, इससे आ जाएगा ग्रोथ रेट। फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, अगर फैक्ट्री कॉस्ट जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो भी खर्चा आता है, जो भी कॉस्ट होती है, उसमें अगर हम प्रोडक्ट टैक्स ऐड करें और माइनस करें सब्सिडीज़ तो हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस। और अगर फैक्ट्री कॉस्ट में हम अगर प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज़ तो हमारे पास आ जाता है बेसिक प्राइस। तो दूसरा मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड हो गया जैसे जो भी प्रोडक्शन हो रही है, हर स्टेज में जो भी वैल्यू ऐड हो रही है प्रोडक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू ऑफ फाइनल माइनस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जो भी टोटल प्रोडक्शन हुई है किसी भी ईयर में 5 यानी 15 टोटल प्रोडक्शन है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं तो ये भी टोटल 5। तो अगर हमें वैल्यू एडेड निकालनी है तो जो भी टोटल होगी यानी 15 में से माइनस करेंगे जो हमारे पास आएगी इंटरमीडिएट यानी 5, तो हमारे पास आ गया 10। तो ये 10 होगी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, जो बेसिक प्राइस आ गया हमारे पास, तो बेसिक प्राइस में से हमें अगर करंट मार्केट प्राइस निकालना है तो टैक्स को ऐड करना है और सब्सिडीज़ को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट मार्केट प्राइस। कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का ज़्यादा है, यानी टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा, यानी सर्विस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो प्रोड्यूसर साइड है यानी सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी की जो पिक्चर है उसको बताता है, और जो जीडीपी है जो कंज्यूमर यानी डिमांड साइड पर्सपेक्टिव बताता है इकोनॉमी की, क्योंकि जो जीडीपी होता है वो टैक्सेस और सब्सिडीज़ का जो इम्पैक्ट होता है उसको भी शो करता है। प्रोडक्शन मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व होती है, इसमें जो भी डाटा होगा वो एक्यूरेट माना जाता है। जो भी ऑफिशियल जीडीपी या फिर ग्रोथ फिगर्स हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मेथड यानी जीवीए मेथड। थर्ड मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे और उनकी जो इनकम होगी उन सबको ऐड करके जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लेबर का जो इनकम होगा वेजेस बोलेंगे, कैपिटल का जो होगा उसमें इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट या फिर डिविडेंड, लैंड या बिल्डिंग का रेंट। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे हम अगर टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें अगर कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें एडजस्ट करना होगा बेस ईयर इन्फ्लेशन को, जो अभी 2011 माना जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन से इसको बेस ईयर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। उसके बाद हमें निकालना है कि जीडीपी से हम जीएनपी कैसे निकाल सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम। जीडीपी हमने देखा 3 मेथड्स जो हमारे पास हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड और थर्ड इनकम मेथड। इसमें हम अगर ऐड करें नेट जो फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड तो हमारे पास आ जाएगा नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या किया जाता है, जैसे प्राइमरी इनकम अर्न की जाती है रेजिडेंट्स जो बाहर हैं, और उसमें से माइनस किया जाता है प्राइमरी इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम इंडिया। जो भी बाहर जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम है प्राइमरी उसमें से माइनस करना है जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया में। इसमें सेकेंडरी इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं कैलकुलेट की जाती। सेकेंडरी इनकम में क्या किया जाता है, जैसे गिफ्ट, फाइन, चैरिटीज़, डोनेशंस, रिमिटेंसेस, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी इनकम में आती हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल, ये दोनों चीज़ें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ऐड नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास जीडीपी से जीएनपी आ गया हमारे पास एट मार्केट प्राइस। अगर जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कभी भी हमें अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना हो तो हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी जो भी वेयर एंड टेयर आता है मशीनरी में, जो भी लॉस आता है विद टाइम, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो वैसे ही हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था एट मार्केट प्राइस, उसके बाद हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें और जो सब्सिडीज़ हैं उनको ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और जो सब्सिडीज़ हैं उनको ऐड किया, तो हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बोला जाता है नेशनल इनकम, जो एनसीईआरटीज़ में मेंशन है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम सेकेंडरी इनकम ऐड करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे अगर हम ऐड करें सेकेंडरी इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जो भी हमारे पास नेशनल इनकम है उसको हम अगर डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन तो हमारे पास निकलता है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम में हम क्या क्या देखते हैं। पर्सनल इनकम क्या होगी, जो नेशनल इनकम प्लस ऐड करेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स को, माइनस करेंगे सोशल जो कंट्रीब्यूशंस हैं, माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स को, उसको माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो हमारे पास आ जाएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, नॉमिनल, रियल एंड डिस्पोजेबल। नॉमिनल पर्सनल इनकम जो भी वेजेस होते हैं, और अगर हम नॉमिनल इनकम में से माइनस करें इन्फ्लेशन को तो हमारे पास आ जाएगा रियल पर्सनल इनकम। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम, अगर हम नॉमिनल या फिर रियल इनकम को माइनस करें उनमें से डायरेक्ट टैक्सेस को, हमारे पास आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। यानी नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल पर्सनल इनकम, और जो भी नॉमिनल या फिर रियल इनकम होगी उसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्स को, तो हमारे पास आएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम
पर्सनल इनकम माइनस जो भी पर्सनल टैक्स पेमेंट्स होंगे और माइनस करेंगे पर्सनल नॉन टैक्स पेमेंट्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस करेंगे जो भी पर्सनल टैक्स पेमेंट्स होंगी जैसे इनकम टैक्स, माइनस करेंगे पर्सनल नॉन टैक्स पेमेंट्स यानी जैसे फाइन्स, तो हमारे पास आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। टाइप्स ऑफ नेशन वर्ल्ड बैंक हाई, अपर मिडल, लोअर। वर्ल्ड बैंक जो टाइप्स ऑफ नेशंस जो बांटे हुए हैं जैसे एडवांस इकोनॉमीज़ और ऑल नॉन एडवांस इकोनॉमीज़। एडवांस इकोनॉमीज़ IMF उसको बोलता है जिसकी हाई पर कैपिटा इनकम हो, एक्सपोर्ट अलग अलग जो प्रोडक्ट्स का जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट है उसकी, हाई इंटीग्रेशन हो ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे। उसके बाद जो इमर्जिंग मार्केट या फिर डेवलप इकोनॉमीज़ इसमें लो इनकम इकोनॉमीज़ जैसे पाकिस्तान, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया। चैलेंजेस क्या है GDP कैलकुलेशन में? पैरेलल इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स को बचाने के लिए डिस्क्लोजर की प्रॉब्लम है। जो बोलता है कि जो भी GDP है जो ये क्वांटिटेटिव पिक्चर या डाटा शो करती है, इसमें ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह इन्वायरमेंट इस चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे UK में ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इसको देखा जाता है, ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन GDP जो पीटर वुड ने दिया था वो सारी इसमें कैलकुलेट नहीं की जाती। नॉन मार्केट जो एक्टिविटीज़ हैं जिन डोमेस्टिक वर्क, वुमेन पार्टिसिपेशन, इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। उसके बाद इग्नोर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, बार्टर एक्सचेंजेस इसको भी जो इग्नोर किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं जो भी इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है जो पोल्यूशन वगैरह, तो इसको भी इग्नोर किया जाता है। उसके बाद GDP डिफ्लेटर ये हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और जो भी इन्फ्लेशन के टूल्स हैं जो भी इंडिसेस हैं CPI, WPI, GDP डिफ्लेटर अभी हम देख लेते हैं। जैसे नॉमिनल GDP को डिवाइड करें अगर हम रियल GDP से और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे पास आता है GDP डिफ्लेटर। इकोनॉमिक साइकिल सबसे पहले एक्सपेंशन होती है, जैसे इनकी जब पीक पे पहुंचती है उसके बाद ग्रोथ कम होती है, ट्रफ, उसके बाद फिर से क्रस्ट। जो भी पीक में जा रही है तो उसको जब इंक्रीज़ हो रही है तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन। जब ग्रोथ कम हो रही है तो रिसेशन में, जैसे 2007 से 2009 US में रिसेशन रहा था, और यही रिसेशन अगर लॉन्ग टाइम तक रहे 6 या 6 से ज़्यादा मंथ तक, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, जो 1929 से 30 तक आया था। अगर फिर से ग्रोथ आ रही है, यानी इम्प्रूव हो रही, नॉर्मल सिचुएशन हो रही, तो उसको बोलेंगे रिकवरी। फिर से एक्सपेंशन, फिर से रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन अगर ग्रोथ कम हो रही GDP की 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ कम हो रही है इसको बोलेंगे टेक्निकल रिसेशन। रिसेशनरी फेज़ और एक्सपेंशनरी फेज़, अगर ग्रोथ कम हो रही है इन प्रेजेंट क्वार्टर, अगर जिस क्वार्टर की हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की अगर ग्रोथ कम हो रही है तो प्रीवियस क्वार्टर से ABC, यानी हम इस क्वार्टर की अगर ग्रोथ कम हो रही है इससे प्रेजेंट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं और इससे कम हो रही है पिछले से, तो हम बोलेंगे रिसेशनरी, और अगर इसकी बढ़ रही है पिछले से तो हम बोलेंगे एक्सपेंशनरी फेज़। उसका V शेप रिकवरी, क्विकली रिकवर कर जाती है, इसमें ऐसी कर्व बनती है। U शेप रिकवरी में जो टाइम ले ले तो उसको हम U शेप रिकवरी बोलेंगे। W शेप पहले ग्रोथ कम हो जाती है और फिर बढ़ जाती है, फिर कम होती है फिर बढ़ जाती है, तो उसमें एक ऐसी W शेप रिकवरी बनती है। K शेप में सम सेक्टर्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं और कुछ नहीं करते। इसका एक ग्राफ ऐसे बनता है, कुछ रिकवर कर गए और कुछ नहीं कर पाए, तो K शेप रिकवरी। Z शेप, L शेप, इसमें फिर आ गया पेंट अप डिमांड। L शेप में जो रिकवरी नहीं होती आसानी से। पेंट अप डिमांड आ गया, जैसे कोई भी रिसेशन है या फिर स्लो डाउन चल रहा है तो लोग जो हैं अपनी चॉइसेस होती हैं उनको पोस्टपोन कर देते हैं, यानी कि वो एक्सपेंडिचर नहीं करते, जो भी शॉपिंग होती है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जब रिकवरी होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो एकदम से जो है वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं,
उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ जाती है और उस डिमांड को बोलते हैं पेंट अप डिमांड। हिस्टेरिसिस, कोई ऐसा इवेंट, कोई एक इवेंट हुआ जो जिनके फैक्टर्स थे ABC। अब वो कहता है कोई भी इवेंट हुआ इकॉनमी में वो चलता जा रहा है, ये एक इवेंट है, ये परसिस्ट कर रहा है, यानी ये ख़त्म नहीं हुआ है। इवन जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ था वो ख़त्म हो चुके हैं, वो रिमूव हो चुके हैं। एग्जांपल से समझते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जैसे डिमांड बहुत बढ़ गई थी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। अब डिमांड तो कम हो गई लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी परसिस्ट कर रही है, यानी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में बोला था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेविंग्स। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल आउटपुट रेशो। ये दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जो भी फिक्स कैपिटल्स, इसमें सारे जो भी फिक्स कैपिटल्स आते हैं उनको काउंट किया जाता है, यानी जो भी फिज़िकल स्टॉक या फिर एसेट्स हैं यूज़ किए जाते हैं जो भी एज ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, अदर इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारी चीज़ें आ गई फिक्स कैपिटल। इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी क्या चीज़ें हम इसमें काउंट नहीं करते, जैसे डेप्रिसिएशन, जो भी लैंड परचेज या फिर सेल, इसको भी हम ऐड नहीं करते। फाइनेंशियल असेट्स हैं जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें नहीं। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, इसको भी इसमें नहीं काउंट किया जाता। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट, इन्वेस्टमेंट माइनस डिस्पोजल ऑफ असेट्स, जो भी इन्वेस्ट किया हुआ उसमें से अगर माइनस करें हम, जो भी असेट्स हैं वो डिस्पोज हो गए हैं, चाहे वो लिक्विडेशन से हुए हैं या फिर कोई अदर वे से। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या शो करता है, जो नेट इंक्रीज है फिजिकल असेट्स का इन द इकोनॉमी। उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशो, जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। जो भी अमाउंट हमें चाहिए कैपिटल की प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करता है। इन इंडिया हाई कैपिटल रेशो इज़ अमंग द रीजंस ऑफ द सबड्यूड ग्रोथ रेट। इंडिया में जो हाई कैपिटल रेशो है उसकी वजह से ही जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो कम है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है या फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट को ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी जो भी हमें अगर आउटपुट इंक्रीज़ करनी है उसको इंक्रीज़ पर यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशो ज़्यादा हो तो जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो कम होती है, और अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो कम हो तो जो एफिशिएंसी होगी इकॉनमी में प्रोडक्शन की वो ज़्यादा होती है। यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो का इन्वर्स रिलेशनशिप है विद एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी किसी इकॉनमी का अगर ICOR जितना कम है तो वो उतना ही एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी कंट्री में और उतनी ही ज़्यादा आउटपुट होगी। जैसे इंडिया का 2016 में 3.8, 2018 में 4.9 और 19 में 6.9, यानी ये बढ़ रहा है 19 तक ये बढ़ा है। इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन थी वो एफिशिएंट नहीं थी 2019 तक। हायर ICOR मीन्स ए कंट्रीज प्रोडक्शन इज़ लेस एफिशिएंट, इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेविंग्स। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है, कुजनेट्स को। इन्होंने एक कर्व भी दी थी, कुजनेट्स कर्व। इसमें वो बोलते हैं कि जैसे ही GDP की ग्रोथ होती है, GDP बढ़ती है, तो उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट का होता है वो डिग्रेडेशन भी होता है, यानी इनइक्वालिटी भी आती है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो जो डिग्रेडेशन हो रही है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है विद द इंक्रीज इन GDP।
नारोजी सबसे पहले जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था 1876 में, जिन्होंने बुक भी लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो ब्रिटेन वैसा रूल नहीं कर रही जो वो ब्रिटेन में कर रही है, वैसा रूल इंडिया में नहीं है। इंडिया में वो अभी प्रेजेंटली CSO कैलकुलेट करता है, जो आता है मॉस्पी के अंडर 2 हैं, NSSO और CSO, इन दोनों को मर्ज करके 2019 में NSO बनाया गया हुआ है। तो सारे अब ये काम NSO ही करता है। इसके बाद ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम के लिए बनती हैं, नॉन ड्यूरेबल जो शॉर्ट पीरियड में ख़राब हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई भी हम अगर 2 ऑप्शन हमारे पास, तो हम एक को चुनते हैं और एक को खो देते हैं। तो जो भी हमने जो अपॉर्चुनिटी गंवाई होती है एक को चुन के एट द कॉस्ट ऑफ अदर, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।